हेलो बच्चों, मैं दीपिका राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव कक्षा में आपका स्वागत करती हूं, जिसके टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 का विज्ञान विषय का 6ठा अध्याय दहन और ज्वाला। तो इस पाठ के पिछले भाग में हमने ये समझा था कि दहन क्या होता है, दहन के लिए कौन कौन सी परिस्थितियाँ आवश्यक होती है और CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो किस प्रकार से आग को बुझाने में सहायक होती है। इस भाग में हम ये समझेंगे कि ज्वाला जो है वो क्या होती है, ज्वाला की संरचना क्या होती है और एक जो अच्छा ईंधन यानी कि आदर्श ईंधन है उसमें कौन कौन से गुण आवश्यक होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले हम ले लेते हैं हमारे 2 प्रश्न जो पिछले वीडियो में मैंने आपको होमवर्क के लिए दिए थे। पहला प्रश्न है हमारा कि ज्वलन ताप किसे कहते हैं। तो बच्चों, वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई वस्तु जो है जलना प्रारंभ करती है वो क्या कहलाती है, उसका ज्वलन ताप कहलाता है। और हमें पता है कि जो ज्वलनशील पदार्थ होते हैं उनका ज्वलन ताप बहुत ही कम होता है, जैसे कि मिट्टी का तेल, पेट्रोल आदि ये पदार्थ जो होते हैं अत्यधिक ज्वलनशील होते हैं और इनका ज्वलन ताप बहुत कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि आग बुझाने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है। तो आग बुझाने के लिए CO2 गैस यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रयोग किया जाता है। चलिए, ये हो गए दोनों प्रश्नों के उत्तर। अब बढ़ते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। तो हम पढ़ रहे थे कि दहन क्या होता है और दहन के लिए कौन कौन सी परिस्थितियाँ आवश्यक होती है। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था किसी भी पदार्थ का जलना क्या कहलाता है, दहन कहलाता है। और दहन के लिए जो है ईंधन यानी कि वह पदार्थ जो जल रहा है वह आवश्यक है। इसी के साथ साथ वायु यानी कि ऑक्सीजन की आपूर्ति और ऊष्मा यानी कि उस पदार्थ को ज्वलन ताप से अधिक ताप प्रदान करने के लिए आवश्यक परिस्थितियां जो है वो मौजूद होनी चाहिए, तभी किसी पदार्थ का जो है दहन हो सकता है। तो ये जो दहन होता है वो अलग अलग प्रकार का होता है। जैसे कि हम देखें कि जब भी हम जो है गैस स्टोव को चलाते हैं तो हम क्या करते हैं, गैस की नोक को घुमाते हैं और किसी माचिस या लाइटर की सहायता से उसे जलाते हैं। तो क्या होता है कि वह जो गैस है वो तेजी से जलने लगती है और उसमें क्या होता है, ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न होता है। तो इस प्रकार का दहन है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है तीव्र दहन, जिसमें क्या हो रहा है कि शीघ्रता से जो है ज्वाला उत्पन्न हो जाती है। इसी के अलावा कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो कमरे के ताप पर जो है वो आग आसानी से पकड़ लेते हैं। जैसे कि हम बात करें फास्फोरस की, तो फास्फोरस जो है वो कमरे के ताप पर भी वायु से अभिक्रिया करके जलने लगता है, यानी कि इसके लिए कोई विशेष परिस्थिति नहीं चाहिए होती है। तो जब पदार्थ बिना किसी प्रत्यक्ष कारण के जो है अचानक लपटों के साथ में जल उठता है तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं स्वतः दहन, यानी कि इसको हमने जलाया नहीं है, ये अपने आप ही जो है इसके अंदर आग उत्पन्न हो गई है। तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा स्वतः दहन। नेक्स्ट है कि जब हम पटाखे आदि जलाते हैं तो क्या होता है, उसमें आकस्मिक अभिक्रिया होती है। इस तरह से जब हम पटाखे जलाते हैं तो उसमें ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न होता है और इसी के साथ साथ जो है ध्वनि भी उत्पन्न होती है। तीनों चीज़ें जैसे कि ऊष्मा, प्रकाश और ध्वनि जो है वो पैदा होती है। और इसमें क्या हो रहा है, अत्यधिक मात्रा में जो है इसमें गैस भी जो है निकलती है। आपने देखा होगा कि पटाखे जब हम जलाते हैं तो बहुत अधिक जो है प्रदूषण, धुआं निकलता है, उसमें से गैस निकलती है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं विस्फोट, जिसमें क्या हो रहा है कि तीव्रता के साथ में जो है ऊष्मा, प्रकाश, ध्वनि उत्पन्न हो रही है और बहुत अधिक मात्रा में जो है वो गैस उत्पन्न होती है। तो वो क्या कहलाती है, वो कहलाती है विस्फोट। तो ये हो गए हमारे दहन के प्रकार। चलिए, नेक्स्ट जो है हमारा वो है ज्वाला। तो बच्चों, आपने जो है मोमबत्ती को जलाया होगा तो आपने देखा होगा कि मोमबत्ती जब जलती है तो इस तरह की ज्वाला या लौ इसमें से उत्पन्न होती है। और ये ज्वाला कैसी होती है, ये होती है पीली ज्वाला के साथ में मोमबत्ती जलती है। जबकि जब हम गैस को यानी कि LPG गैस को चलाते हैं तो वो इस तरह से जो है नीली ज्वाला के साथ में जलती है, नीले रंग की जो है हमें उसमें ज्वाला दिखाई देती है। तो ये जो भी ज्वाला है वो कैसे उत्पन्न हो रही है कि जब भी इसमें कोई पदार्थ जल रहा है तो वो क्या हो रहा है, वो वाष्पित हो रहा है और वो पदार्थ क्या किसका निर्माण करेगा, ज्वाला का निर्माण करते हैं। तो अलग अलग पदार्थों में से जो है अलग अलग रंग की ज्वाला हमें मिल रही है। जैसे कि मोमबत्ती को जला रहे हैं तो पीली ज्वाला उत्पन्न हो रही है और जब हम गैस को जलाते हैं तो हमें जो है उसमें से नीली लौ दिखाई देती है। तो अलग अलग ये क्या हो गई, लौ हो गई। अब हम क्या करेंगे, हम एक प्रयोग करके देखेंगे। क्या कर रहे हैं हम कि क्या इसमें हमने क्या किया है, एक मोमबत्ती को जलाया है और एक कांच की स्लाइड ली है। उस कांच की स्लाइड को जो है हम कुछ देर जो है इस मोमबत्ती की लौ के ऊपर रखेंगे। थोड़ी देर बाद जब हम देखते हैं तो इस तरह से जो है इसके ऊपर
काले रंग का पदार्थ जो है वो जमा हो जाता है। एक काली वलय जो है हमें दिखाई देती है, इस तरह से गोल गोल जो है हमें इस पे काले रंग की वलय जो है वो दिखाई देती है। तो ये वलय जो है काले रंग की है। तो ये क्या होते हैं, ये जो बिना जले कार्बन के कण रह गए हैं वो इसके ऊपर जो है वो आकर चिपक जाते हैं। तो क्या हो रहा है कि हमारी जो स्लाइड है इस तरह से हमें काली नज़र आ रही है, यानी कि हमें ये समझ में आ रहा है कि जब ये जो दहन की प्रक्रिया हो रही है तो इसके अंदर कुछ पदार्थ क्या है, बिना जले भी रह रहा है, वो कार्बन कणों के रूप में जो है इस स्लाइड के ऊपर आकर चिपक जाता है। तो ये हो गया हमारा कार्बन के कणों का जमाव। और ये क्या हो रहा है कि ये कौन से पदार्थ हैं जो इस प्रक्रिया में बिना जले रह गए हैं। नेक्स्ट जो है हमारा वो है ज्वाला के घटक, यानी कि ज्वाला जो है उसकी संरचना क्या होती है। अलग अलग हमको ज्वाला दिखाई देती है। तो अगर हम मोमबत्ती की ज्वाला को देखें तो इस तरह से हमें जो है ज्वाला दिखाई देती है। अब इसमें क्या हो रहा है, अलग अलग भाग हैं जिसमें से कुछ भाग जो है वो बहुत ज़्यादा गर्म है, कुछ कम गर्म है और कुछ जो है बिल्कुल ही कम गर्म है। यानी कि हम क्या कहेंगे कि ये जो मोमबत्ती जल रही है तो इसमें क्या हो रहा है कि ये जो नीचे वाला भाग है वो कैसा है, बिना जली मोमबत्ती का जो भाग है वो कैसा है, काले रंग का होता है, आंतरिक क्षेत्र होता है और ये जो है सबसे कम गर्म वाला क्षेत्र होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें इसकी जो बिल्कुल बाहर वाली जो नीली लौ है वो क्या होती है, वो इसका जो बाहरी भाग है वो सबसे गर्म भाग इसका होता है और बीच में जो हमें पीला पीला भाग दिखाई दे रहा है मध्य का, वो क्या होता है, कम गर्म भाग होता है। यानी कि इसमें 3 भाग हो गए, एक भाग है जो सबसे अधिक गर्म है, एक भाग कम गर्म है और एक जो है वो सबसे कम गर्म भाग इसमें होता है। तो ये हो गई हमारी ज्वाला की संरचना। नेक्स्ट जो है हम बात कर रहे हैं ईंधन के बारे में। तो ईंधन क्या होता है बच्चों, हम बार बार कह रहे हैं कि हम किसी पदार्थ को जला रहे हैं, उसका दहन कर रहे हैं तो हमें उससे ऊष्मा और ऊर्जा मिल रही है। तो वो क्या होता है, वो है ईंधन। इस ईंधन का हम क्या प्रयोग में ले रहे हैं, इससे हम जो है विभिन्न कार्यों के लिए ऊष्मा और ऊर्जा जो है प्राप्त करते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं कि जिन पदार्थों के दहन से ऊष्मा तथा ऊर्जा मिलती है वे क्या कहलाते हैं, वे कहलाते हैं ईंधन। अब ये जितने भी पदार्थ हैं जैसे कि लकड़ी, कोयला, पेट्रोल है, मिट्टी का तेल है, इन सब में क्या हो रहा है, दहन हो रहा है और हमें जो है ऊष्मा और ऊर्जा प्राप्त होती है। तो ये सब क्या हो जाएंगे, ये सब हो जाएंगे ईंधन। अब बात आती है कि जब हम ईंधन को जला रहे हैं तो एक अच्छे ईंधन में यानी कि आदर्श ईंधन में कौन कौन से गुण होने चाहिए जिससे क्या हो, हमें उसको जलाने से अधिक फायदा हो। तो उसमें पहला जो गुण है वो है सहज उपलब्ध हो, यानी कि उसकी उपलब्धता है जो सहज होनी चाहिए, आसानी से वो हमें मिल जाए। नेक्स्ट है सस्ता हो, ज़्यादा वो महंगा भी नहीं होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, सस्ता होना चाहिए ताकि हम उसको अच्छे से काम में ले सकें। इसके अलावा वायु में सुगमता पूर्वक जलता हो, जब ईंधन जो है जिसे हमें जलाना है तो उसको आसानी से जलना भी वो चाहिए, तभी तो हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा। अगर मान लीजिए हम कोई ऐसा ईंधन जला रहे हैं जो आसानी से जल ही नहीं रहा है तो उसका जो है हमें कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो इसलिए वायु में जो है वो सुगमता पूर्वक जलना चाहिए। इसके अलावा अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करता हो, जब वो ईंधन जल रहा है तो उसमें ऊष्मा भी जो है अधिक मात्रा में प्राप्त होनी चाहिए। इसके अलावा जलने के पश्चात अवांछनीय पदार्थ नहीं छोड़ता हो, जैसे कि हम लकड़ी आदि को जलाते हैं, कोयले आदि को जलाते हैं तो उसके जलाने के पश्चात जो है हमें अवांछनीय पदार्थ मिलता है जिसे हम क्या कहते हैं, राख कहते हैं, जो किसी काम की नहीं होती है। तो हम जो ईंधन जला रहे हैं तो उसमें जो है कुछ भी शेष नहीं बचना चाहिए, कोई भी अवांछनीय पदार्थ शेष नहीं होना चाहिए। तो वो क्या कहलाएगा, ये सब गुण जिसमें होंगे वो सब कहलाएगा आदर्श ईंधन कहलाएगा। परंतु वास्तव में जो है कोई भी ईंधन आदर्श ईंधन नहीं होता है, यानी कि किसी भी ईंधन में जो है ये सब गुण एक साथ उपलब्ध नहीं होते हैं। कुछ गुण हो सकते हैं, हो सकता है कि वो सहज उपलब्ध हो, वो सस्ता हो, लेकिन क्या होगा कि वो कुछ ना कुछ अवांछनीय पदार्थ छोड़ता हो, या फिर मान लीजिए कि वो सुगमतापूर्वक भी जलता हो और अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करता हो, लेकिन हो सकता है कि वो महंगा हो। तो आदर्श ईंधन जो है कोई भी अपने आप में नहीं है। तो ये हो गए हमारे ईंधन के गुण। अब आती है ईंधन की दक्षता। नेक्स्ट क्या है, ईंधन दक्षता। कोई भी ईंधन जो है कितनी अधिक मात्रा में जो है ऊर्जा उत्पन्न कर रहा है वो क्या हो जाएगी, उसकी दक्षता। तो इसे हम परिभाषित करें तो हम क्या कहेंगे कि किसी ईंधन के 1 किलोग्राम के
पूर्ण दहन से प्राप्त ऊर्जा की मात्रा उसका ऊष्मीय मान कहलाती है, यानी कि उसके 1 किलोग्राम के दहन से कितनी ऊर्जा जो है वो प्राप्त हो रही है वो क्या कहलाएगी, ऊष्मीय मान कहलाएगी। और जिस ईंधन का ऊष्मीय मान जितना अधिक होगा उसकी दक्षता उतनी ही अधिक होगी। और इसका जो मात्रक है वो क्या है, किलो जूल प्रति किलोग्राम। इससे हम जो है इसको किलो जूल प्रति किलोग्राम से दर्शाते हैं। तो अलग अलग जो ईंधन होते हैं उनकी दक्षता जो अलग अलग होती है। जैसे कि हम देखें गोबर के उपले, तो इसको जलाने पर जो है 6000 से 8000 किलो जूल प्रति किलोग्राम ऊष्मा उत्पन्न होती है। लकड़ी की अगर हम बात करें तो 17,000 से लेके और जो 22,000 है वहाँ तक इसकी ऊर्जा होती है। इसके अलावा कोयला जो है 25,000 से लेके 33,000 तक इसका ऊष्मीय मान होता है। पेट्रोल डीजल इनका जो है 45,000 किलो जूल प्रति किलोग्राम ऊष्मीय मान होता है। और सीएनजी जो है उसका 50,000 और जो एलपीजी है उसका 55,000 जो है किलो जूल प्रति किलोग्राम ऊष्मीय मान होता है। तो हम क्या कह सकते हैं कि इनमें से जो सीएनजी और एलपीजी है वो क्या है, बहुत अधिक दक्ष ईंधन है, यानी कि इनकी जो है ईंधन की दक्षता अधिक होती है, इनके जो है ऊष्मीय मान अधिक है। तो ये जो है क्या हो जाएंगे, अधिक दक्ष ईंधन के रूप में कार्य करते हैं। अब बच्चों इस ईंधन को जो है हम अलग अलग कार्यों में उपयोग में ले रहे हैं, लेकिन इस ईंधन के जो है कुछ हानिकारक दुष्प्रभाव भी होते हैं। क्या होते हैं, देखिए जब हम लकड़ी, कोयले और पेट्रोल को जलाते हैं तो क्या होता है कि ये बिना जले कार्बन के कण छोड़ते हैं। अभी हमने एक प्रयोग भी देखा था जिसमें क्या हुआ था कि जब हम उस मोमबत्ती को जला रहे थे तो हमने ऊपर देखा था कांच की स्लाइड रखी थी, तो उस पर जो है बिना जले कार्बन के कण चिपक गए थे। तो ये कार्बन के कण जो हैं वो वायु में भी जो है अधिक मात्रा में उपलब्ध हो जाते हैं। जो क्या करते हैं, ये सूक्ष्म कण जो हैं खतरनाक प्रदूषक होते हैं, जो दमा यानी कि जो श्वास रोग होते हैं, सांस की बीमारियां होती है वो उत्पन्न करते हैं। इसके साथ साथ इन ईंधनों का अपूर्ण दहन क्या करता है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस उत्पन्न करता है। तो ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है ये बहुत ही विषैली गैस होती है। कई बार आपने अखबार में पढ़ा होगा कि कुछ लोग क्या करते हैं कि बंद कमरे में जो है अंगीठी या कोयला जलाकर सो जाते हैं, और जिससे क्या होता है कि अगली सुबह उनकी मृत्यु हो जाती है। क्यों? क्योंकि बंद कमरे में क्या हुआ, जब हमने इस कोयले को जलाया तो क्या हुआ, अपूर्ण दहन हुआ, क्योंकि कमरा कैसा था, बंद था, तो उसके अंदर ऑक्सीजन जो है उसकी कमी हो गई। तो अपूर्ण दहन जब हुआ तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकली, और ये क्यों है, बहुत ही विषैली गैस होती है, जिससे क्या होता है कि व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो इस वजह से क्या होता है कि हमें जो है कभी भी बंद कमरे में जो है अंगीठी जलाकर नहीं सोना चाहिए। नेक्स्ट जो इसका दुष्प्रभाव है वो क्या है कि अधिकांश ईंधनों के दहन से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ये क्या करती है, ये विश्व उष्णन यानी कि जो ग्लोबल वार्मिंग की समस्या है वो पैदा करती है। हमने जब आग बुझाने के बारे में पढ़ा था तब हमने देखा था कि जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ये क्या करती है, एक आवरण की तरह कार्य करती है। तो यह कार्य जो है पृथ्वी के लिए भी कर रही है, और इससे क्या करती है, पृथ्वी के चारों तरफ जो है वो एक आवरण बना देती है, जिससे क्या हो रहा है कि पृथ्वी का जो तापमान है वो बढ़ रहा है। उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं विश्व उष्णन। यानी कि विश्व उष्णन क्या हो जाएगा कि पृथ्वी के तापमान में वृद्धि क्या कहलाती है, विश्व उष्णन कहलाती है। ग्लोबल वार्मिंग, पृथ्वी का जो तापमान है वो बढ़ते जा रहा है, ग्लोबल वार्मिंग की जो समस्या है वो बढ़ते जा रही है। और इससे क्या हो रहा है कि इससे हिमनद पिघलने लगते हैं, जो ग्लेशियर हैं बड़े बड़े वो पिघलने लगते हैं, जिससे समुद्र में जल स्तर बढ़ जाता है, और जो तटीय क्षेत्र हैं वो बाढ़ग्रस्त या जलमग्न हो जाते हैं। तो क्या हो गया कि ये भी जो है इन ईंधनों का एक दुष्प्रभाव हो गया। नेक्स्ट है कि कोयले और डीजल के दहन से जो है सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है। ये जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस है इससे के उपस्थिति में जो है दम घुटने लग जाता है, और ये एक संक्षारक गैस होती है। इसी तरह से अगर हम देखें जो पेट्रोल के इंजन है, जो हमारी गाड़ियों के इंजन है, वो क्या करते हैं, नाइट्रोजन के ऑक्साइड उत्सर्जित करते हैं। तो ये जो सल्फर के और नाइट्रोजन के ऑक्साइड हैं ये क्या करेंगे कि ये पानी के साथ में अभिक्रिया करेंगे। जब कभी भी बरसात आती है तो ये उस पानी के साथ में अभिक्रिया करते हैं और क्या बना लेते हैं, नाइट्रस अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरस अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और कार्बनिक अम्लों का निर्माण करते हैं। और ये अम्ल क्या करते हैं, वर्षा के जल के साथ में जो है धरती पर बरसते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं अम्ल वर्षा। यानी कि क्या हो रहा है, अम्ल जो है वो वर्षा के रूप में नीचे आ रहा है। अब ये अम्ल वर्षा जो है इसके क्या क्या नुकसान होते हैं, ये अम्ल वर्षा क्या करती है कि जो ऐतिहासिक धरोहरें हैं जैसे संगमरमर जो है, ताजमहल है, या और भी जो संगमरमर की इमारतें हैं उनका संक्षारण
करती है, जिससे क्या कहते हैं हम, उसे कहते हैं हम संगमरमर का कैंसर। धीरे धीरे क्या होता है, ये जो धरोहरें हैं ये उस अम्ल वर्षा की वजह से जो है इनका संक्षारण होते जा रहा है, तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कह रहे हैं संगमरमर का कैंसर। अगला जो है कि अम्ल वर्षा जो होती है इसे इमारतें, स्मारक, पुल, मूर्तियाँ, रेलिंग या जो रेलवे लाइन होती है इनका भी संक्षारण होता है। धीरे धीरे जो लोहे की चीज़ें हैं उनमें क्या हो रहा है कि धीरे धीरे जो है उनमें जंग आ रही है, या फिर जो इमारतों का पत्थर आदि है वो भी इससे गलने लगता है। नेक्स्ट है कि इसे मृदा का पीएच कम हो जाता है। मिट्टी में जो पीएच का मान होता है वो अम्लीय हो जाता है, तो क्या हो रही है, मिट्टी अम्लीय हो रही है तो पीएच जो है वो कम हो रही है, जिससे क्या हो रहा है कि पौधे जो हैं वो खनिजों का अवशोषण नहीं कर पा रहे हैं, और जो हमारी मिट्टी है वो कैसी हो जाती है, बंजर हो जाती है। इसी के साथ साथ जब ये अम्लीय वर्षा हमारी त्वचा पर गिरती है या आंखों में गिरती है तो उसमें जलन उत्पन्न होने लगती है। तो ये सब क्या हो गए, ये हो गए अम्ल वर्षा के दुष्प्रभाव। इसके अलावा अब हम क्या करेंगे कि जब हमें पता है कि कोयला, पेट्रोल और डीजल जो है ये इनसे क्या हो रहा है, हानिकारक प्रभाव उत्पन्न हो रहे हैं, तो इनके स्थान पर आजकल हम किसका उपयोग कर रहे हैं, हम उपयोग कर रहे हैं सीएनजी गैस का। अब ये सीएनजी गैस के उपयोग से क्या फ़ायदे हैं कि ये जो है कम प्रदूषणकारी होता है, एक स्वच्छ ईंधन के रूप में कार्य करता है, और जो सल्फर और नाइट्रोजन होते हैं उनके ऑक्साइडों का ये प्रदूषण नहीं करता है। तो इसीलिए हम इसे जो है एक स्वच्छ ईंधन के रूप में काम में लेते हैं, क्योंकि ये क्या है, कम प्रदूषणकारी होता है। तो ये हो गए हमारे यहाँ पर इन ईंधनों के दुष्प्रभाव, ईंधनों के दहन से होने वाले दुष्प्रभाव। तो बच्चों इस वीडियो में हमने जो भी बातें करी है वो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी और आपने इनको अपनी कॉपी में नोट कर लिया होगा। अगले वीडियो में हम मिलेंगे इस पाठ के अभ्यास प्रश्नों के साथ में। तब तक आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।